22 अप्रैल 2020 यानी बुधवार की सुबह सुबह की अहम और ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं सैयद रफ़ी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। तो आइए जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं कि आज की अहम और ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं कोरोना मीटर पर, यानी जान लेते हैं कि क्या है आज का कोरोना अपडेट्स। तो कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों और मृतकों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे के साथ मंगलवार तक देश में इस वायरस से संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 603 और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,985 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 15,122 मरीज उपचाराधीन है यानी एक्टिव हैं, जबकि 3,259 लोग स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है, यानी 18,985 लोग संक्रमित हैं, जिनमें से एक्टिव मरीज जो हैं उनकी संख्या 15,122 है और साथ ही जो लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं वो उनकी तादाद तकरीबन 3,259 के पास है, जबकि 603 लोग इससे जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण दिल्ली और नोएडा बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। इस पर प्रशासन पूरी तरह से सख्त रवैया अपना रही है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एल वाई ने लॉकडाउन को और सख्त करते हुए नोएडा और दिल्ली के बीच लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने की खातिर बॉर्डर सील करने का आदेश जारी कर दिया है। और अगली खबर है बंगाल से। तो ममता और केंद्र सरकार में तानातनी देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राज्यपाल और केंद्र सरकार से ठन गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रदेश की ममता सरकार की कार्यप्रणाली पर मंगलवार को सवाल उठाया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पश्चिम बंगाल सरकार पर कोविड-19 से जंग में साथ न देने के आरोप लगा चुके हैं। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजभवन को सलाह दी थी कि इस संकट के समय वो राजनीति से दूर रहें। और इस बीच राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। उसमें बताया जा रहा है कि राशन कार्ड वितरण को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए एक कदम उठाई गई है, जिसके तहत मई माह से आधार कार्ड के माध्यम से वितरित होगा गेहूं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश में मई माह से राशन कार्ड नंबर के स्थान पर आधार कार्ड नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से ही गेहूं वितरण किया जाएगा। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बनेगा। तो जी हाँ, ये काफ़ी बहुत ही अहम और सराहनीय कदम है राजस्थान सरकार के द्वारा। हम इसकी बहुत सराहना करते हैं और हम ये चाहते हैं कि देश के जो भी राज्य हैं वो भी इस कदम को फॉलो करें, ताकि गरीबों तक, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन तक राशन पहुंच सके। और हमारे देश भारत में कोरोना वायरस के इलाज को लेकर तरह तरह के रिसर्च चल रहे हैं, जिसमें प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल ने कोविड-19 के मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करना शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि इस इलाज से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल रहा है। तो भारत में कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को सीमित तौर पर ट्रायल की शर्त पर इजाज़त भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने दिया है। अनुकंपा के आधार पर मैक्स हॉस्पिटल ने एक मरीज पर यह ट्रायल किया है और नतीजे बिल्कुल सकारात्मक यानी अच्छे आए हैं। मैक्स अस्पताल का दावा है कि कोविड-19 का ये मरीज अब वेंटिलेटर पर नहीं है। 14 अप्रैल को उनका प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो गया था। बताया जा रहा है कि हालात में काफ़ी सुधार हुई है और आगे भी सुधार होने की उम्मीदें हैं। दिल्ली के इस मरीज की उम्र 39 साल है। इन्हें 4 अप्रैल को अस्पताल में बुखार और सांस लेने की दिक्कत के बाद भर्ती कराया गया था। इनकी तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ती चली गई, फिर इन्हें ऑक्सीजन पर रखने की नौबत आ गई। इन्हें निमोनिया हो गया और 8 अप्रैल आते आते मरीज को वेंटिलेटर की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई। इसके बाद परिवार ने डॉक्टरों से प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज करने की गुजारिश की। परिवार ने प्लाज्मा के लिए डोनर भी खुद ही ढूंढा और 14 अप्रैल को नए तरीके के साथ इलाज शुरू किया गया, यानी अपने आप में एक रिसर्च शुरू किया गया प्लाज्मा के तहत। मरीज़ 18 अप्रैल से वेंटिलेटर सपोर्ट पर नहीं है इस इलाज के बाद और फिलहाल स्वस्थ बताए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें अभी अपनी निगरानी में ही अस्पताल में मैक्स अस्पताल में रखा है।
साथ ही आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी से इलाज इस धारणा पर आधारित है कि वो मरीज़ जो किसी संक्रमण से उबर जाते हैं, यानी जो किसी बीमारी से ठीक हो जाते हैं, खास करके कोरोना वायरस की बीमारी से जो ठीक हो गए हैं, उनके शरीर में संक्रमण से लड़ने की प्रतिक्रिया यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडीज़ विकसित हो जाते हैं। इन एंटीबॉडीज़ की मदद से कोविड-19 रोगी के खून में मौजूद वायरस को ख़त्म किया जा सकता है, उस पेशेंट के अंदर उनका प्लाज्मा, उनका ब्लड डालकर। ये न्यूज़ अपने आप में काफ़ी अहम है और भारतीय साइंटिस्ट और भारतीय रिसर्च ग्रुप डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ा प्रयोग सिद्ध हो सकता है और बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। तो आपको बता दें कि मैक्स अस्पताल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप के मुताबिक डोनर वही बन सकता है जिसको कोई दूसरी बीमारी न हो, कोविड से ठीक हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हों और किसी और तरह की दवाई का सेवन न कर रहे हों। उनके रक्त की जांच की जाती है, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV के लिए भी उनका ब्लड टेस्ट होता है, फिर से कोरोना की जांच की जाती है। इन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही डोनर की वेंस चेक की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर डोनर की वेंस बहुत पतली हो तो ये प्लाज्मा थेरेपी सफल नहीं हो सकती। डोनर की शुरुआती जांच में 7-8 घंटे का वक्त लगता है। इसके बाद फिर डोनर के खून से प्लाज्मा निकाला जाता है और डॉक्टर संदीप कहते हैं कि डोनर से प्लाज्मा निकालने में 2 घंटे का वक्त लगता है। डोनर उसी दिन घर जा सकता है और इस पूरी प्रक्रिया का डोनर पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हालांकि अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दिल्ली के मैक्स अस्पताल में जिस मरीज़ का इलाज इस प्रक्रिया से हुआ है तो उन्होंने ही अपने लिए एक डोनर ढूंढा था। तो अगर ये थेरेपी प्लाज्मा वाली थेरेपी कामयाब हो जाती है तो जो भी पेशेंट है उनको अपने लिए एक डोनर ढूंढना पड़ेगा और ये डोनर मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति चाहिए और जो किसी बड़े बीमारी यानी कोरोना वायरस जैसी बीमारी से उबरा हुआ होना चाहिए, वो इलाज के बाद ठीक हुआ होना चाहिए। और अब कोरोना वायरस के बीच में फेक न्यूज़ से पूरे समाज में फैलाया जा रहा है जहर। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही 19 अप्रैल को एक ट्वीट किया था और कहा था कि कोविड-19 हमला करने से पहले नस्ल, धर्म, रंग, जाति, भाषा या सीमा को नहीं देखता है। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि इसीलिए हमारा जवाब और व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि एकता और भाईचारे को अहमियत दी जाए। किसी भी देश की प्रधानमंत्री की तरफ से अपनी जनता के लिए दिए जाने वाला ये बहुत ही अच्छा संदेश था, लेकिन ऐसा लगता है कि ज़मीन पर लोग इस संदेश की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। अब एक ऐसा वीडियो आया है जिसमें कुछ कहा गया है इसको लेकर, तो मैं आपको पहले उस वीडियो में कही गई बात को सुनाता हूँ, फिर इस पे प्रतिक्रिया देते हैं। उसमें कहा गया है कि मैं नहीं दे पाऊँगा मुसलमानों को सामान, मेरी फ़ोटो ले लो, मेरा वीडियो बना लो, लेकिन मैं मुसलमानों को सब्ज़ी या सामान नहीं दूंगा। मेरी दुकान जलाने की धमकी दे रहे हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं नहीं दे पाऊँगा सामान। इंदौर के सिख बहुल मोहल्ले से सामने आया ये वीडियो बताता है कि कोरोना को भारत में किस कदर धर्म से जोड़ा जा चुका है। यहाँ एक दुकानदार पास के इलाके में रहने वाले मुसलमान लोगों को इसलिए सब्ज़ी देने से इनकार कर देता है क्योंकि कुछ लोगों ने उसे ऐसा ही करने के लिए कहा था और धमकी दिया था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसकी दुकान को आग लगा दिया जाएगा अगर वो मुसलमानों से सब्ज़ी बेचा तो अब WHO के तरफ से चीन को दिया गया है क्लीन चिट। तो आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि कोरोना वायरस जानवरों से ही इंसानों में पहुंचा है। संगठन ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि वायरस चीन के लैब में ही पैदा हुआ था। बीते सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे इन अपुष्ट रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। मंगलवार को WHO की प्रवक्ता फडेला चैब ने कहा कि सारे सबूत इस बात के खिलाफ हैं कि कोरोना वायरस को लैब में बनाया गया है। जिनेवा में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि कोरोना वायरस जानवरों से ही आया है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि वायरस जानवरों से इंसानों में कैसे आया। और कोरोना वायरस के तहत लॉकडाउन के बीच एक बहुत ही मार्मिक घटना सामने आई है। एक 12 साल की बच्ची 4 दिन पैदल चलने के बाद आखिरकार अपने घर से 14 किलोमीटर पहले दम तोड़ दी। छत्तीसगढ़ के आदेड़ गांव की रहने वाली 12 साल की बच्ची जमलो मड़कम जब तेलंगाना से दूर एक काफिले के साथ अपने घर के लिए निकली थी तो उम्मीद थी कि जल्द ही वो अपने घर पहुंच जाएगी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी जमलो मड़कम 4 दिनों तक घने जंगलों के उबड़ खाबड़ रास्तों में
पैदल चल रही थी, लेकिन गांव पहुंचने से ठीक 14 किलोमीटर पहले ही जमलों की सांसें थम गई। बीजापुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पदाधिकारी BR पुजारी कहते हैं कि हमने जमलों का कोरोना का टेस्ट करवाया, लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ खास नहीं मिला। मुझे आशंका है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण बच्ची की मौत हुई होगी। जिले के कलेक्टर KD कुंजाम का कहना है कि गांव के लोग चोरी छुपे जंगल के रास्ते से आ रहे थे। इस बीच जंगल में ही बच्ची की मौत हो गई। खबर मिलने के बाद साथ के सभी 11 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा बच्ची की कोरोना जांच भी कराई गई है, लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस बीच राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता जमलो मड़कम के परिजनों को देने की घोषणा की है। बीजापुर के पत्रकार रानू तिवारी कहते हैं कि 12 साल की बच्ची को आखिर काम करने के लिए दूसरे राज्यों में क्यों जाना पड़ा? पढ़ाई लिखाई की उम्र में उसे पैसे कमाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सवाल कई हैं। जमलों की मौत के बाद पीछे के कारण तो बाद में सामने आएंगे। अभी तो एक ही बात दिखाई पड़ रही है कि जमलों व्यवस्था की मौत मारी गई है। और अब अगली खबर है मध्य प्रदेश से, जहां राजगढ़ जिले में शराब की दुकान से भीड़ हटाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ। देश में असामाजिक तत्वों द्वारा कोरोना वॉरियर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रामपुरिया गांव से एक मामला सामने आया है, जहां अवैध रूप से शराब बेचे जाने की सूचना प्राप्त करने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और स्थानीय लोगों से लॉकडाउन मानदंडों का पालन करने के लिए और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद लोग और आक्रोशित हो गए। फिर कथित तौर पर लाठी और डंडे से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस के कार की चाबी भी जब्त कर ली। तो चाइना की तरफ से दिया गया एक और बड़ा झटका। तो आपको बता दें कि चीनी रैपिड टेस्ट किट जो था वो फेल हो चुका है टेस्टिंग करने में। फिलहाल भारत सरकार ने 2 दिनों तक के लिए टेस्टिंग किट पर रोक लगा दी है। तो केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की जांच के लिए चीन से आई रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की नई किट के इस्तेमाल पर 2 दिन तक के लिए रोक लगा दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने मंगलवार को राज्यों से कहा है कि टेस्ट किट में खराबी की शिकायतों की जाँच करेंगे। 2 दिन तक सभी राज्य इसके इस्तेमाल को रोक दें। दरअसल भारत ने पिछले हफ्ते ही चीन से तकरीबन 5 लाख नई किट खरीदी थी। इस किट की एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए थी, लेकिन राजस्थान सरकार का कहना है कि नई किट से एक्यूरेसी सिर्फ 5.4% ही मिल पा रही है। गौरतलब है कि राजस्थान ने इस किट को कोरोना जांच में फेल पाया और इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इस किट से 1232 लोगों के टेस्ट किए गए थे। सिर्फ 2 लोगों के पॉजिटिव होने के संकेत मिले। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि रैपिड टेस्टिंग किट का असर जानने के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी। इन किट्स की एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए थी, लेकिन यह महज 5.4% ही आ रही है। टेस्टिंग के वक्त तापमान को लेकर जो गाइडलाइन थी उसका भी पालन किया गया था, लेकिन इसके बावजूद नतीजे सटीक नहीं हैं। विशेषज्ञों की टीम ने सलाह दी है कि इस टेस्टिंग किट के इस्तेमाल से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे में रैपिड टेस्टिंग किट से जांच रोक दी गई है। और लॉकडाउन को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुसलमानों से की है अपील कि रमज़ान में घर पर ही रहकर करें इबादत। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों से रमज़ान के पवित्र महीने में घर पर रहकर ही इबादत करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश के सभी मुस्लिम धर्मगुरु, इमाम, धार्मिक सामाजिक संगठनों और भारतीय मुस्लिम समाज ने संयुक्त रूप से 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रमज़ान के महीने में घरों में ही रहकर इबादत करने का फैसला किया है। नकवी ने मंगलवार को जारी बयान में लोगों से अपील की कि कोरोना के कारण रमज़ान के पाक महीने में धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। उन्होंने लोगों से अपने घरों में ही रहकर इबादत करने और लॉकडाउन को पूर्ण समर्थन देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और सौहार्द भारत और भारतवासियों के लिए राजनीतिक फैशन नहीं बल्कि एक जज्बा है। और WHO ने एक बार फिर दिया है चेतावनी कि अभी और भयावह होगा कोरोना वायरस का कहर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेताया है कि कोरोना वायरस से जुड़ा संकट आगे और बुरा और भयावह रूप लेगा।
उन्होंने ऐसे समय में दुनिया को सूचित किया है जब कई देशों ने प्रतिबंधों में छूट देना शुरू कर दिया है। WHO के प्रमुख ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे भी बुरा वक्त अभी आने वाला है। कोरोना वायरस को लेकर जिनेवा में संवाददाताओं से बातचीत में टेड्रोस ने कोरोना वायरस संक्रमण की तुलना 1918 की स्पेनिश फ्लू से की। उन्होंने कहा है कि यह बहुत खतरनाक स्थिति है और यह वैसा ही है जैसे 1998 में फ्लू की वजह से 1 करोड़ के करीब लोगों की मौत हो गई थी। तो अब अंत में एक नज़र डालते हैं बिहार कोरोना अपडेट पर। तो बिहार में 13 और नए लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे संख्या 126 तक पहुंच चुकी है। बिहार राज्य में लगातार दूसरे दिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या में 2 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। मरीजों के सैंपल जांच के बाद मंगलवार को 13 नए लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिवों की मरीजों की संख्या बढ़कर 126 हो चुकी है। तो बिहार में 126 मरीज हैं, जिनमें से सिवान में 29, नालंदा में 28, मुंगेर में 27, बेगूसराय में 9, पटना में 8, बक्सर में 8, गया में 5, गोपालगंज में 3, नवादा में 3, सारण में 1, लखीसराय में 1, भागलपुर में 1, वैशाली में 1, भोजपुर में 1 तथा रोहतास में 1 है।